आप सभी लोगों का स्वागत है। दिख आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स थियरी भी पढ़ाया जा रहा है, जिसकी फीस हमने 999 रुपये रखा है। पूरे सिलेबस की जो थियरी की फीस है, थियरी की फीस है फीस है फीस वह 999 रुपये पूरी केमिस्ट्री का फीस है। केमिस्ट्री की पूरी फीस है 999 रुपये में पूरा रसायन विज्ञान पूरा रसायन विज्ञान आपको थ्योरी के जो क्लास जो छूट गए हैं वो भी आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और साथ में जो क्लासेज आगे कंटिन्यू हो रही है वह भी आपको मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं पूरी केमिस्ट्री एलटी की एलटी पूरा पाठ्यक्रम केमिस्ट्री का आपका मात्र 999 रुपये में मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के महत्वपूर्ण प्रश्न से पहले यह जानकारी हम आपको बता दें कि जो प्रैक्टिस बैच हमारा चल रहा है, पूरे एक महीने की फीस मात्र 149 रुपये में 149 रुपये में पूरे मंथ के एलटी की फीस है। एलटी जो सिलेबस है उसकी फीस मात्र 149 रुपये पर मंथ के हिसाब से है। आप करीब उसमें 25 सेट आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 25 सेट। 25 सेट की प्रश्नों की श्रृंखला आपको जो है मिल जाएंगे, जिसमें से पर मंथ हर महीने आपको 25 सेट मिलेंगे, और मात्र कितने? 149 रुपीज में। तो 149 में आप 25 सेट की महत्वपूर्ण श्रृंखला आप ज्वाइन करिए। आपको ज्यादा से ज्यादा आपकी तैयारी हो जाएगी। हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। आप तो इस बार इतनी मेहनत कीजिए कि अगली बार परीक्षा देने की नौबत ही ना आए। तो हमारा एम है आपका सिलेक्शन दिलवाना, इसीलिए हमने फीस भी बहुत नॉमिनल बहुत कम रखी है, 149 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी अन्य माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के प्रश्न की करत तत्वों एफ, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीकारक गुणों धर्मों के आधार पर उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का निम्नलिखित में कौन सा तत्वों में है? करत तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन तथा नाइट्रोजन है। ऑक्सीकारक गुणों धर्मों के आधार पर अभिक्रियाशीलता को आपको बताना है। देखिए, तो ऑक्सीकारक गुण धर्म क्या होते हैं? देखिए कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। ठीक, उस उसकी सबसे ज्यादा होगी क्रियाशीलता, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? एफ की। तो एफ सबसे ज्यादा हो जाएगा
अर्थात यह दोनों ऑप्शन हमारे कट हो गए। अब बचा हमारा क्लोरीन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। नाइट्रोजन का तो सबसे अंतिम में होगा, ये तो फिक्स है। अब इनमें जो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है वह क्लोरीन से ज्यादा होती है, तो इसकी अभिक्रियाशीलता भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, ओ सॉरी, फिर ऑक्सीजन का, फिर क्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का। अर्थात सही ऑप्शन कौन सा है हमारा? बी ऑप्शन सही है। उत्तम कुमार जी, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मीन्स एफ माइनस, यानी सोडियम प्लस। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं। कह रहा है कि आकार इनमें से किससे प्रभावित होता है? नाभिकीय आवेश से, कि मुख्य क्वांटम संख्या से, कि वह कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रिया से, ऊपर दिए गए कारकों में कोई भी नहीं क्योंकि उनका आकार समान है। जल्दी से बताइए उत्तम कुमार जी। दीपक पटेल कह रहे हैं ये ऑप्शन सही है, एकदम सही कह रहे हैं। नाभिकीय आवेश के कारण ही ये तीनों की साइज हमारा समान होता है। तो सिंपली लोग कहते हैं कि नाभिकीय आवेश जो होता है वह किस पर प्रभावित होता है? हमारा नाभिकीय आवेश से प्रभावित हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? पहले दूसरे का ये ऑप्शन सही होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रीटेड विथ HBr, इसको कह रहा है HBr से ट्रीट किया जा रहा है। तो क्या बनेगा पहले देखिए, ये बनेगा CH2Br एंटी मार्कोनिक के हिसाब से एडिशन होगा। एंटी मार्कोनिक नियम्स रूल के हिसाब से वाटर का एडिशन है, बिकॉज दिस इज माइनस आई ग्रुप होगा। स्ट्रांग माइनस आई ग्रुप होने के कारण से इसमें कौन सा हमारा होगा? एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से वाटर का सॉरी HBr का एडिशन होगा। कह रहा है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, फ्री रेडिकल एडिशन है या कंसर्ड एडिशन, समन्वित योग होगा। दीपक कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। एकदम सही बात है कि डबल बॉन्ड एल्कीन जो होते हैं यह सदैव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। कैसा देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रियाएं देते हैं। तो जितने हमारे होते हैं सभी के सभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से प्रयोग से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। नाइट्रिल ऑक्साइड, H2PO
टू CH2 C डबल बॉन्ड O HiO4। बताइए जरा इसका आंसर। दीपक करें तीसरे का सी होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। दीपक कर रहे हैं 4 का ए होगा। देखिए, चलिए हम आपको बताते हैं। जो चीज न समझ में आए उसको मत देखिए, पहले इजी वाले को मैच करवा लीजिए। जैसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, ये क्या करता है CH2 प्लस CO देता है, अर्थात यह कार्बीन का जनरेशन देता है। तो सी ऑप्शन हमारा 4 से मैच कर जाएगा। HI4 जो होता है यह डिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में होता है, अर्थात HI4 के द्वारा अगर किसी कंपाउंड को दिया गया है तो क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, फार्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है HI4। या तभी रिएक्शन करता है जब विशनल डाइयाल हो, तो HI4 कहां चला जाएगा, ए नंबर से चला जाएगा। H3PO2 सिंथेसिस ऑफ डाइजोनियम साल्ट होगा, और नाइट्रिल ऑक्साइड सिंथेसिस ऑफ कौन हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। AF ही है। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड इन गिवन, इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की घटती संख्या के क्रम में। देखिए, घटते क्रम की संख्या में आपको बताना है। दीपक पटेल कह रहे हैं कि 5 का डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, सबसे पहले इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3 होगा। ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रांग है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने होंगे, 18 3d5। इसके कितना होगा, 18 3d, इस पर प्लस भी 3 होगा तो ये भी 5 होगा। इस पर 2 प्लस होगा तो यह भी 2 प्लस कितना हो जाएगा, 18 3d6 हो जाएगा। एक K4 कितना होगा, +2 होगा, तो +2 होगा तो क्या होगा, 18 3d6। ठीक, ये हमारा स्ट्रांग है। अगर यह आड नंबर है, तो सॉरी इवन नंबर है, कितना इवन नंबर, सम इलेक्ट्रॉन है, तो सदैव n का मान 0 होगा, अर्थात n = 0। ये स्ट्रांग है तो इसमें 1 होगा। क्यों, क्योंकि 3d5 है। हमने आपसे चर्चा किया था कि 3d5 जो होगा स्ट्रांग लिगेंड होगा तो ऐसे बनेंगे। देखिए,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें वीक हैं तो इसमें कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5। तो फोर्थ में सबसे ज्यादा, इसमें 0, इसमें 4 अनपेड आएंगे। तो फोर्थ 1 2 3, हमारा डी ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 का डी ऑप्शन हमारा सही होगा। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड and select the correct answer using the codes given below the list. Arrhenius law of dissociation, Gibbs phase rule, कोलोराउस लॉ, किरचॉफ इक्वेशन, ये 4 दिए गए हैं। अब 4 में आपको बताना है कौन किसका सही होगा। देखिए, आर्हेनियस लॉ तो हमको नहीं, जिसको आ रहा है उसको बाद में रखेंगे। सबसे पहले गिब्स फेज रूल का 4 होता है। किरचॉफ इक्वेशन DH इज इक्वल टू CV dt होता है। कोलोराउस लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लागू होता है। तो ये पहले का पहला ही है। तो उस ऑप्शन को ढूंढेंगे, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कह रहा है जब एक आदर्श को गैस के 1 मोल को उसके आरंभिक आयतन के आधे तक संपीड़ित किया जाता है और साथ में उसके आरंभिक तापमान का 2 गुना करने के लिए गर्म किया जाता है, तो एंट्रॉपी में परिवर्तन डेल्टा यस में क्या होगा? आपसे जानना चाहता है कि एंट्रॉपी में परिवर्तन कितना होगा। देखिए, एंट्रॉपी का परिवर्तन आपसे जानना चाहता है। तो एंट्रॉपी परिवर्तन किसके किसके बीच है देख लीजिए। अगर देखा जाए तो परिवर्तन हमारा आयतन है और किसके बीच है? तापमान। तो वेरिएशन ऑफ एंट्रॉपी विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रखना पड़ेगा। क्या करेंगे? वेरिएशन ऑफ एंट्रॉपी विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो डेल्टा यस बराबर होता है CV L1 T फाइनल अपॉन T इनिशियल प्लस R Ln VF अपॉन V इनिशियल। यहां देखिए, टी आई इज इक्वल टू, अगर 1 T मान लिया जाए तो T2 इज इक्वल टू कितना? तापमान को दुगुना 2T हो जाएगा। अगर VI इज इक्वल टू V मान लिया जाए तो VF इज इक्वल टू मान रहा कितना? आधे, अर्थात V/2 के बराबर। अब इसका मान यहां पर रख दीजिए। तो CV Ln 2T अपॉन T प्लस R Ln V/2 बटे V कैंसिल आउट, T कैंसिल आउट। तो क्या हुआ? CV Ln Ln 2 प्लस R Ln 1/2। इसे लिखा जा सकता है CV Ln 2 माइनस R Ln 2। तो 2 का मान तो CV माइनस R Ln 2 के बराबर हो जाएगा, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा 7th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। दीपक जी, 7 का C नहीं होगा,
7 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इज आइसोएंथैल्पिक एज वेल एज एडियाबैटिक। जूल थॉमसन प्रयोग सम एंथैल्पिक होने के साथ साथ रोधोस में भी होता है। देखिए, जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट होता है इस तरीके से होता है, यहां पर पोरस प्लग होता है, जहां पर पिस्टन लगाकर गैस यहां भरी जाती है। यह एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और पूरे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट होती है। एडियाबैटिक है तो हीट कांस्टेंट, एंथैल्पी एच है तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, एंथैल्पी भी कांस्टेंट। तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इज आइसोएंथैल्पिक एज वेल एज एडियाबैटिक, एकदम सही करा। तो जिसमें 1 ऑप्शन होंगे वो वही सही होंगे, इसको गलत काट दीजिए। ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट करस्पॉन्ड टू वार्मिंग ऑफ द गैस इज एक्सपेंशन। जूल थॉमसन गुणांक का ऋणात्मक मान प्रसार पर गर्म करने के लिए अनुरूप होता है। एकदम सही बात कर रहा है कि ये प्रसार होने के लिए ही होता है। फिर नीचे कर रहा है, अगर जूल थॉमसन की वैल्यू कोएफिशिएंट की निगेटिव है तो वह हमारा कहलाता है क्या, हीटिंग इफेक्ट। अगर पॉजिटिव है तो वह कूलिंग इफेक्ट शो करता है। द टेम्परेचर एट विच नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। एकदम सही कह रहा है कि जब गैस हमारा ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करता है और ना हीटिंग इफेक्ट शो करता है, ऐसे केस में गैस को क्या कहा जाता है, उस ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैस ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करती है ना तो हीटिंग इफेक्ट शो करती है, सच टेम्परेचर इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। अर्थात तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हो जाएंगे। कह रहा है कैनिजारो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड इन्वॉल्व इंट्रामॉलिक्यूलर शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन, इंट्रामॉलिक्यूलर शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड आयन, इंट्रामॉलिक्यूलर शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन, इंट्रामॉलिक्यूलर शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड आयन। बताइए। बताइए जरा तो। देखिए, कैनिजारो रिएक्शन होती क्या है, बेंजल्डिहाइड है। देखिए, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। मैं आपको मैकेनिज्म समझा दे रहा हूं। वैसे कैनिजारो रिएक्शन होती है C6H5CHO प्लस C6H5CHO। यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। अगर NOH और H प्लस देते हैं तो C6H5COOH C6H5CH2OH बनता है। यह हमारी कैसी है, एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। अर्थात एक मॉलिक्यूल का हमारा ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, हमारा रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर। एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, तो दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन है। इसीलिए कैनिजारो अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक रिडॉक्स अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब इसकी जरा मैकेनिज्म समझ लीजिए। OH माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा,
सी, ये OH माइनस इसके कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, बेटा कल जो फाइल भेजा था अंकल के पास भेज दो तो हमारे पास। हम देखिए, ये जब अटैक करेगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, CO माइनस, और यहाँ पर OH हो जाएगा, H हो जाएगा। जब अनदर बेंजलिहाइड मॉलिक्यूल देते हैं, देखिए ये यहाँ से हाइड्रोजन होता है, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ से यह ट्रांसफर होता है और H माइनस के रूप में होता है, इसीलिए इसे नाम दिया क्या जाता है, हाइड्राइड आयन। जब इसको दे देगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, C6H5। यहां से देखिए डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, तो C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, प्लस C6H5 CO माइनस और H। अब प्रश्न पूछा है कि बेंजलिहाइड में कौन सा ट्रांसफर होता है, तो देखा जाए तो जो ट्रांसफर हो रहा है वह क्या होगा, हाइड्राइड आयन। प्रोटॉन वाले सभी कैंसिल हो जाएंगे, ये तो प्रोटॉन है। तो कौन सा हो जाएगा बताइए, तो इंट्रामॉलिक्यूलर शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड आयन, एक डी ऑप्शन को टिक कर लीजिए। ठीक, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है, बस इतना दिमाग में रखिए बस। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग केमिकल पोटेंशियल, रासायनिक विभव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इट इज पार्शियल मोलर गैस फ्री एनर्जी। जो केमिकल पोटेंशियल होता है, देखिए वह क्या होता है, GI बार, और इसी को कहा जाता है म्यू आई बार, दिस इज इक्वल टू डेल जी ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट TPNJ। ये केमिकल पोटेंशियल होता है। इसे पढ़ा जाता है पार्शियल मोलर गैस फ्री एनर्जी, यही हमारा केमिकल पोटेंशियल होता है। तो पहला ही तो स्टेटमेंट एकदम सही है। इट गवर्न द इक्विलिब्रियम इन एन ओपन सिस्टम, एकदम सही कह रहा है कि यह इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है, एक ओपन सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, अर्थात सिस्टम हमारा कैसा होता है, ओपन होता है। फॉर गैसेज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ऐसे इसे इसका डेरिवेशन किया जाता है, हम आपको बता दें, G इज इक्वल टू T कामा P N1 कामा N2 डॉट डॉट Ni। इसमें फॉर गैसेज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर नहीं होता, बल्कि डिपेंडेंट, देखिए ये डिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है। तो G इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 N3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो स्टेटमेंट्स यह गलत है, तो हमारा सही स्टेटमेंट्स क्या होगा, 1 एंड 2 होगा। तो देखिए 1 और 2 स्टेटमेंट्स कौन सा है, सी ऑप्शन सही है, तो हम सी पर टिक कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यम कार्बोनेट से यमो कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड at 127 and 147 centigrade are 0.14 and 0.3 bar respectively. The enthalpy of the reaction is, इस रिएक्शन की एंथैल्पी आपसे जानना चाहता है, क्या एंथैल्पी होगी। देखिए वेरिएशन क्या है, टेम्परेचर कर रहा है T1 127 प्लस 273 इक्वल टू 400 केल्विन, T2 इक्वल टू 147 प्लस 273 इक्वल टू 420 किलो। प्रेशर कह रहा है P1 बराबर कितना बार दे रहा है 0.14, P2 बराबर दे रहा है 0.345 और क्या पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच का डिटर्मिनेशन करना है। ठीक, आपको किसका डिटर्मिनेशन करना है, डेल्टा एच का हमें डिटर्मिनेशन करना है। अब कैसे करेंगे, अब इसमें देखिए ऐसा कोई इक्वेशन बताइए जो टेम्परेचर प्रेशर और एंथैल्पी में हो, तो यह हमारा होता है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या कहता है, log P2 अपान P1 बराबर डेल्टा एच अपान 2.303 आर T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। log P2 अपान P1, P2 की मान कितना है 0.35 बटे 0.14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एच तो डिटर्मिनेशन करना है 2.303 इंटू 8.314 होता है, तो 1 का छोड़िए, इतना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि इसलिए आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को लेकर चल सकते हैं। ठीक, यहां से देखिए 420 माइनस 400 बटे 420 इंटू 400, देखिए वैल्यू इसको, यहां दशमलव हट गया तो 14 दुनिया 28, 14 पंचे 70, हाँ ये हो जाएगा log 14 दुनिया 28 log 2.5 इक्वल टू डेल्टा एच 2.303 इंटू 8.31 इंटू 20 अपान 420 इंटू 400, एक कट जाएगा, कितना बचेगा 40 होगा, अरे 20 विषम में 20 होगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितना आएगी, डेल्टा एच बराबर 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.3 इंटू 420 गुणते 20 मल्टीप्लाई log 2.5 आ जाएगा। सब किलो जूल में दिया गया है, तो देखिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 2.8303 मल्टीप्लाई बाई 8.3, यहां से देखिए 2.0.82 इंटू log 2.5 की वैल्यू आप रखेंगे तो लगभग यह वैल्यू इतना किलो जूल, इसको किलो में कन्वर्ट कर दिया गया तो दशमलव यहां लगा दिया जाएगा तो किलो जूल, और log 2.5 की वैल्यू निकाल लीजिए
और जब log 2.5 की वैल्यू निकालेंगे तो यह वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी, लगभग आती है कितना 2.4, ऐसे 0.36 आएगी। सबका मल्टीप्लाई करेंगे 0 पॉइंट, सॉरी, यहां से किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 गुणते 8.4 गुणते इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, log 2 की वैल्यू अपना रख लीजिएगा। और log 2 जब रखेंगे, log 2 की वैल्यू देखिए, हम मोबाइल से देख लेते हैं, जरा log 2 की वैल्यू देख के बताइए कितना होगी log 2.5। ये वैल्यू होती है 0.39, 39 मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 39 है, उसको 4.4 मान के कर लीजिए। देखिए कैलकुलेटर से किया जाए तो कितना आ रहा है, 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.3 मल्टीप्लाई बाई 8.4 मल्टीप्लाई बाई 0.39, लगभग यह वैल्यू डेल्टा एच की आती है। अगर इसको किलो जूल रखा जाए तो आएगी 62.6 किलो जूल पर मोल। तो हमारा कौन सा पहला ऑप्शन क्लोज होता है, ए ऑप्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, डी यू को डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, गामा इज इक्वल टू सीपी पड़ा होगा सीपी अपान सीवी इज इक्वल टू गामा, म्यू1 केमिकल पोटेंशियल होता है, म्यू आई डेल्टा एच अपान 1/2 इक्वेशन होता है। तो मैच करा लीजिए, ए का फोर्थ तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, बी का थर्ड, सी का 1, डी का 2, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स एंड देयर टिपिकल यूज आर करेक्टली मैच्ड। पहला है जिगलर नाटा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, टेट्रा एथिलेट, एंटी नॉकिंग एजेंट्स, विल्किंसन रिएजेंट, होमोजीनियस कैटलिस्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द कोड इज गिवन बिलो। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा।
जल्दी से बताइए। तेरह के ए कर रहे हैं। देखिए, जिगलन नाटा कैटलिस्ट होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है, एकदम सही है। टेट्रा एथिलेट एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, अपस्फोटन की क्रिया को इंजन में रोकता है। विल्किंसन होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है, यह भी सही कह रहा है, यह रिडक्शन का कार्य करता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 1, 2 एंड 3 हमारा जो होगा वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर आर, इज ए वीक एसिड आर ए वीक बेस, is a strong acid or a strong base, is completely dissociated in water, does not dissociated in water at all, यह वीक एसिड और वीक बेस है। इट इज स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस। बताइए जल्दी से इसका आंसर आप लोग। नहीं याद आ रहा है? जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वह वीक एसिड और वीक बेस होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, कह रहा है कि ऐसा कंडीशन बताइए, एक प्रक्रिया जो सभी तापमानों पर स्वतः होगी, उसकी वैल्यू आपको बताना है। देखिए, आपके पास क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। नॉट शब्द को हटा दीजिए। फॉर डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो क्या हो जाएगा, जीरो इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच हो जाएगा। यहां से इसको इस डायरेक्शन में ले जाइए, तो टी डेल्टा एस ग्रेटर देन आर डेल्टा एच। टी, देखिए ये वैल्यू सदैव क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। और दोनों का प्रोडक्ट डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अर्थात यह कंडीशन हमारे सेटिस्फाई करेगी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज लेस देन जीरो एंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16 का द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन इनसॉल्युबल फॉस्फेट M3PO4 molecular weight W in water is x gram per liter. The solubility product is proportional to, क्या कर रहा है, M3PO4 का ट्वाइस, ये ट्वाइस होना चाहिए। जब यह डिसोसिएट होगा 3M2 प्लस PO4 डबल माइनस में हो। इतना ग्राम मोल लीटर है, इसको मोल में बदलेंगे तो मोल बराबर क्या होता है, एक्स बाई डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 3x/w, एक कितना हो जाएगा, 2p4 होता है, तो कितना हो जाएगा,
2x/w। के एस पी क्या होगा? के एस पी बराबर होगा m प्लस पावर 3 इंटू पी ओ 4 पावर 2। यहाँ कितना हो जाएगा? 3x/w पावर 3 इंटू 2x/w पावर 3 पावर 2 से हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 108 एक्स अपान डब्ल्यू पावर 5। तो के एस पी क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू x/w पावर 5, अर्थात हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल आर सच दैट। नीचे दिए गए आघूर्ण का द्वितीय आघूर्ण डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? जल्दी से बताइए। BF3, NF3, NH3, NF। बताइए किसका ज्यादा होगा? अरे भाई देखे BF3 का सबसे BF3 का म्यू इक्वल टू 0 होता है। BF3 का म्यू इक्वल टू कितना होता है? 0। जिसमें BF3 सबसे लास्ट में होगा वही सही होगा। अगर इसके हिसाब से अकॉर्डिंग तो BF3 का सबसे 0 होता है। इसके हिसाब से तो जो ऑप्शन दिया गया है सी ही होना चाहिए। ठीक। तो सबसे जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके होगा? विद्युत ऋणात्मकता का अंतर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में है। इनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होगा। इसका तो BF3 ट्राइगोनल प्लेनर होने के कारण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। PCl5 और SF में बंधन में प्रयुक्त संकर कक्षक क्रमशः हैं। देखिए PCl5 है। जो लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है, फास्फोरस के बाहरी कोष में P के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों बॉन्ड फॉर्मेशन बना दिए, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर पांचों बॉन्ड फॉर्मेशन बचे, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 5। 5 का मतलब sp3d होगा। तो जिसमें sp3d पहले हो वही ऑप्शन सही होगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएफ है, देखो बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में 6 बॉन्ड पेयर में चले गए, तो बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, 6 का मतलब sp3d2। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। जल्दी से सही उत्तर पुट का चयन कीजिए। जल्दी से चयन करके बताइए।
अरे भाई इधर देखिए, एल्कलाइन KMnO4 डबल बॉन्ड संतृप्त असंतृप्त का परीक्षण करता है। क्लोरोफार्म NOH प्राइमरी एमीन देते हैं। देखिए RNH2 अगर क्लोरोफार्म दे दें इसे NOH के साथ, क्या बनाता है? RNC बनाता है। इस रिएक्शन का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक। HiO4 विशनल डाइहैलाइड विशनल OH ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस रिएजेंट जिसे कहते हैं, या टॉलेंस रिएजेंट होता है, या अगर CHO दिया जाए और टॉलेंस रिएजेंट दिया जाता है तो RCOOH में कन्वर्ट करता है, या कीटोन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? A का 2, हमारा C ऑप्शन सही है। ओ सॉरी, C नहीं, हाँ A का 2, B का 3, C ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन डाइबोरेन। डाइबोरेन के बारे में निम्नलिखित कथन को पहचानना है। BH बॉन्ड बोरान इज अप्रॉक्सिमेटली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बोरान जो डाइबोरेन होता है वह कह रहा है ये डाइबोरेन है, इस पर जो बॉन्ड होता है हाइब्रिडाइजेशन, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। BH-HB बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन 2 ऑप्शन जिसमें जिसमें गलत है वह एक भी नहीं होंगे। इस हिसाब से हमारे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी, हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा। 1 3 4 होगा। अब देखिए 3 का रहा देयर आर 2 टर्मिनल BH बॉन्ड्स एंड ईच बोरान। 2 टर्मिनल्स, इसे टर्मिनल बोला जाता है, इसे ब्रिज हाइड्रोजन बोला जाता है। तो 2 हाइड्रोजन हमारे टर्मिनल पर बोरान कहें, यह स्टेटमेंट एकदम सही है। चौथा करा देयर ओनली 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल। 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6, 2 8, 2 10, 2 12, अर्थात चौथा भी ऑप्शन सही है। तो 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। डिक्कन प्रोसेस फॉर क्लोरीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, ओस्टवाल प्रोसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया। देखिए सबसे आसान क्या है? डी का ए से मिलाना। फाइनली डिवाइडेड आयरन विथ मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर। डिक्कन प्रोसेस ऑफ क्लोरीन, क्यूप्रिक क्लोराइड लिया जाता है, तो ए का 2 होगा। तो उस ऑप्शन को ढूंढ लीजिए जिसमें ए का 2 हो और डी का 1 हो। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, अर्थात यह फाइनली डिवाइडेड निकल हो जाएगा। अब बचा क्या? ओस्टवाल प्रोसेस से क्या हो जाएगा? देखिए दोनों से मैच कर जा रहा है कि नहीं? ए का 2, ये दोनों होंगे नहीं, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ए का 2 बन जा रहा है, बी का 1, तो हमारा डी ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान संख्या वाले हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4.0026 एम है, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान समान पैमाने पर क्रमशः 1.08 एंड 1.0078 है। हीलियम परमाणु में प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा होगी। आपसे जानना चाहता है
कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान कितना होगा। हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान कैलकुलेट करना है हमको। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, मास डिफेक्ट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, मास डिफेक्ट की वैल्यू यदि निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा। मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, कितना होगा मास डिफेक्ट, देखिए डेल्टा एम बराबर हो जाएगा मास नंबर इज 4, द्रव्यमान संख्या 4 वाले। ठीक है, चलिए, तो 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.0087 प्लस 1.0078, द्रव्यमान संख्या इससे माइनस कर लीजिए, बस काम हो जाएगा। प्रमाण द्रव्यमान 4.0026 को माइनस कर, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 2.0461 प्लस 6.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14 के 4, 2 8 16 1 17 प्लस इसका होगा 15 माइनस 4.0026। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 4 पॉइंट्स कितना हो जाएगा देखिए, 6 4 10 के 0, 7 7 5 12 1 13 3 1 2 1 3 0 4, 4.033 माइनस 4.0026, दिस वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगी 0.326। अरे ये वैल्यू इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.0326। इसमें ये तो मास डिफेक्ट आ गया। अब देखिए डेल्टा एम बराबर क्या होता है, डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एम क्या प्रतिन्यूक्लियन। देखिए हमारा ऊर्जा निकालना है, तो मास डिफेक्ट इंटू 0.3026 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 त्रिक 27 लगभग 28 आ जाता है, 28 पॉइंट समथिंग। अब कितना है 4 है तो 4 से भाग देंगे तो 7 लगभग बॉन्डिंग एनर्जी कितना आ जाती है 7। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 2NO2 से NO प्लस O2 गैस के लिए केसी टेम्परेचर दिया गया है, आर का मान दिया गया है, केपी और केसी की तुलना करने पर यह पाया गया, केपी केसी की, देखिए केपी बराबर क्या होता है केसी आर टी पावर डेल्टा एन होता है। यहां पर देखिए डेल्टा एन का मान कितना है 2 1 3 2, 3 माइनस 2 बराबर 1, तो केपी बराबर केसी आर टी पे पावर डेल्टा एन, ओ सॉरी 1, तो केपी बराबर केसी और आर टी हो जाएगा। आर टी का मान कितना है देखिए 0.08321, टेम्परेचर कितना है 184 प्लस 273,
4 3 7 8 7 15, 357, 357 अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 त्रिक 24। यहां से देखिए, अगर इस पर दशमलव लगाया जाए तो 8.31 इंटू 3.57, यह वैल्यू देखिए 1 से ज्यादा आ रही है तो निश्चित रूप से केपी इज ग्रेटर देन केसी होगा, तभी यह वैल्यू बराबर होगी। तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। केसी केपी से केसी केपी केसी से अधिक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा असत्य है? सम रिवर्सिबल, ये तो सही है, इसमें कोई शक ही नहीं। अगर इसको देखा जाए तो एलियन ले लें, एलियन के बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी अपान आर टी। तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एलियन के। ये भी तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको जरा चेक किया जाए तो आर टी एलियन के बराबर डेल्टा जी नॉट माइनस टी डेल्टा यस। ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं होता है। यही हमारा सी ऑप्शन वाला गलत है। ये तो होता ही है, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। ये तो होता ही है, तो हमारा सी ऑप्शन का गलत होगा। देखिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा HiO4 द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होगा? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। 24 का सी कह रहा ऑक्सीकृत नहीं होगा। एचआई जो 4 होता है, या किसको किसको ऑक्सीडेशन करता है? इसको ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक। दूसरा, इसको ऑक्सीडेशन करता है। तीसरा, इसको भी ऑक्सीडेशन करेगा। कभी भी बीच में अगर CH2 ग्रुप ए आ जाए तो विशनल का ही केवल करता है, केवल या विशनल का करेगा, कभी भी इसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। तो विशनल वाला होगा, एनदर नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 25 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रकाशिक रूप से सक्रिय 2 ब्यूटानॉल निम्नलिखित के संपर्क आने पर अपनी प्रकाशिक सक्रियता तेजी से खो देता है। वह क्या होगा? यूवी लाइट होगा, डाइल्यूट बेस होगा, कि डाइल्यूट एसिड होगा, कि मॉइस्चर होगा? जल्दी से बता दीजिए इसका। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स कि यह प्रकाशिक सक्रियता, इसकी हिंदी क्या होती है? प्रकाशिक सक्रियता। 24 के सी कह रहे हैं। बताइए क्या आंसर होगा इसका? जल्दी।
ये जब देखिए डाइल्यूट एसिड देते हैं, H+ देते हैं, तो यह डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसका कायरल कार्बन क्या होता है, अपनी एक्टिविटी को लॉस कर बैठता है। तो सही आंसर क्या होगा, डाइल्यूट एसिड। डिहाइड्रेशन रिएक्शन जैसे होगा वैसे यह अपनी क्या करता है, कायरल कार्बन खो देता है, अर्थात प्रकाशिक संभाव्यता खो देगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस कर देगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ABCD है, आपको बताना है। इधर देखिए, NO2 से हाइड्रॉक्सिल फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन ये कन्वर्ट करता है जिंक चूर्ण अमोनियम क्लोराइड करता है। NH2 से NaCl या डाइजोनियम साल्ट तत्पश्चात Cu2Cl2 करेगा, या COCH3 ग्रुप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेगा। तो बचा खुचा कहाँ चला जाएगा, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ, अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो COH बन जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, A का 4, B का 3, A का 4, B का 3, C का हाइड्रॉक्सिल एमीन कौन सा होगा, 4, B का 3, C का 1, D का 2, 4 3 1 2। इसको 3 कर लीजिए, इसे 1 कर लीजिए, इसे 2 कर लीजिए। एक और ऑप्शन सही नहीं है। तो 4 3 1 2, अरे 4 3 1, इसी को कर लीजिए, डी ऑप्शन। कोई ऑप्शन सही नहीं था इसमें, इसलिए इसको हम चेंज कर लिए। इन द रिएक्शन CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको दिया जा रहा है B2H6। ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जब इसको H2O2 देते हैं, O2OH- देते हैं, तो ये बनाता है CH3CH2। वाटर का क्या करेगा, उसके स्थान पर जुड़ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहां से टाटोमराइजेशन होगा। देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाए तब SCHOH। देखिए ये यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, H इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, CH3CH2 CHO। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कंसीडर द रिएक्शन R1O R2X, ईथर बन रहा है, R1 इज प्राइमरी एंड R2 इज टर्सरी। R2 इज प्राइमरी, R1 इज टर्सरी।
R1 is and R2 both are tertiary, R2 is secondary and R1 is primary। देखिए, जब भी रिएक्शन कराया जाता है, यह हमारा विल्मिंसन ईथर सिंथेसिस है। विल्मिंसन ईथर सिंथेसिस जो होगे वह सदैव उसने कहता है कि बेस एल्किल हैलाइड टर्सरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या बन जाएगा, नहीं तो एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। अगर टर्सरी आपने लिया तो निश्चित रूप से क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अर्थात ये जो बेस एल्किल ये दो है R2 यह प्राइमरी हो और R1 हमारा क्या होना चाहिए, टर्सरी ही होना चाहिए। R2 इज प्राइमरी एंड R1 इज टर्सरी, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा हाफमैन एलिमिनेशन है। बताइए कौन सा हाफमैन एलिमिनेशन होगा। देखिए, जब आपको पता है यह पुअर लिविंग ग्रुप, कौन सा पुअर लिविंग ग्रुप है, जब बेस बल्कि ये लिविंग ग्रुप ही हमारा बल्कि हो जाए तो हाफमैन एलिमिनेशन होता है। यहाँ भी हाफमैन एलिमिनेशन होगा, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा, 30 का डी ऑप्शन। तो हम कह सकते हैं कि सभी हमारे क्या हैं, सही स्टेटमेंट्स हैं। ठीक, चलिए बस यहीं पर आज खत्म हो रहा है। देखिए, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। आप लोगों को जो क्लासेज हैं पर डे, आपको जो है पता ही है कि पर डे हमारे चैनल पर 30 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण श्रृंखला कराई जाती है और जो महत्वपूर्ण श्रृंखला कराई जा रही है उसकी फीस भी 99 रुपीज, थ्योरी की फीस अलग है 999 रुपीज और जो हमारा प्रैक्टिस सेट का पर मंथ का फीस है वह मात्र 149 रुपीज। जिन लोगों को जुड़ना हो दिए गए नंबर पर कॉल करके या एप्लीकेशन के माध्यम से L1 क्लासेज प्रयागराज को डाउनलोड कर लें, और वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक, जिन लोगों को या तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उसके माध्यम से भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। किसी को कोई क्यूरी हो या कोई कुछ पूछना हो तो बताइए। चलिए ठीक है, तो आज यहीं पर खत्म करते हैं, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी लोगों को भाई गुड नाइट एंड गुड इवनिंग।